जय हिंद साथियों, निष्ठा इंस्टीट्यूट पे आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लोग पेट परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मिसलेनियस क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। इसमें आप देखेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे। कम से कम आप सबको 400 से 500 प्रश्नों को एग्जाम के पहले पहले तक हम आपको सॉल्व करा देंगे और आप इस क्लास को देखना ना भूलें। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेके आ रहा हूँ। चलिए तो आज शुरू करते हैं इस सेशन का पहला प्रश्न। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? मुबारक शाह खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी या आराम शाह खिलजी। तो इसमें दोस्तों सही आंसर आपका जो हो जाएगा वो होगा जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने दोस्तों 1290 में इसकी स्थापना की थी। दोस्तों कौन जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में स्थापना की थी किसकी? खिलजी वंश की। 1290 से लेके 1320 तक खिलजी वंश था। अब जलालुद्दीन खिलजी को दोस्तों कड़ा मानिकपुर में, कहा? कड़ा मानिकपुर में इसका भतीजा, किसका? जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या कर दी। तो जलालुद्दीन की हत्या किसने की थी साथियों? अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या कर दी। कहाँ? कड़ा मानिकपुर में। कब? 1296 ईस्वी में। 1296 ईस्वी में इसकी हत्या करके सत्ता पे खुद बैठ जाता है। और 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी शासन करता है। इसका सबसे भरोसेमंद जो सेनापति रहता है कौन रहता है साथियों? मलिक कफूर। ये भी याद रखिए, मलिक कफूर रहता है। अलाउद्दीन खिलजी की सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य था उसमें उसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली आती है। ठीक है, बाजार नियंत्रण प्रणाली। इसने सेना को वेतन देना शुरू कर दिया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों सेना को वेतन देना शुरू किया था, यह भी आपको याद रखना है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसमें हम लोग ज्यादा डिटेल चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजों का हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे दोस्तों। ये आपके लिए मिसलेनियस क्वेश्चन एक क्विक रिवीजन की तरह होगा। तो खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने। बढ़ते हैं आगे। मूरिया नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तेलंगाना से, पश्चिम बंगाल से, महाराष्ट्र से या छत्तीसगढ़ से? तो मूरिया नृत्य साथियों, मूरिया नृत्य मेरे लाल छत्तीसगढ़ से संबंधित है। किससे? छत्तीसगढ़। प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी। ठीक है, किससे अलग होके बना था छत्तीसगढ़? तो मध्य प्रदेश से अलग होके बना था। मध्य प्रदेश। यह मूरिया नृत्य छत्तीसगढ़ में मूरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। मूरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। यह मुख्यतः बस्तर जिले में पाए जाते हैं। यह मुख्यतः बस्तर जिले में पाए जाते हैं।
मौर्य लोग कुछ मामलों में दोस्तों मध्य प्रदेश में भी पाए जाते हैं, यह भी बात आपको याद रखनी है। तो छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस भी आपको 1 नवंबर 2000 याद रखने हैं। छत्तीसगढ़ के साथ साथ एक छौझा आप याद रखिए, छौझा। छौझा क्या है साथियों? छत्तीसगढ़ की स्थापना भी 2000 में हुई थी, ठीक है, 1 नवंबर 2000 को हुई थी, ठीक है, 2000 में। उसके बाद उत्तराखंड 9 नवंबर को उत्तराखंड उत्तराखंड बना था, ठीक है, 9 नवंबर 2000 को। सभी राज्य 2000 के बने हुए हैं, तो 9 नवंबर को उत्तराखंड बना था, किससे अलग होके? यूपी से अलग होके, ठीक है, यूपी से। और आपका दोस्तों आता है झारखंड, ठीक है, क्या? झारखंड। ये भी आपका 2000 में ही बना था, और ये 15 नवंबर को बना था। कब बना था? 15 नवंबर को बना था। किससे अलग होके? तो झारखंड दोस्तों बिहार से अलग होके बना था, ठीक है, बिहार से। तो इन पॉइंटों को भी आपको याद रखना है। और जैसे मौर्य नृत्य होता है, उसी तरीके से आपको बता दूं मैं, महाराष्ट्र में लावणी नृत्य होता है, ठीक है। महाराष्ट्र में कौन सा नृत्य होता है साथियों? लावणी नृत्य होता है। लावणी नृत्य, सतारा नृत्य, शतारा नृत्य। तो ये जो नृत्य हैं फेमस हैं राज्यों में, इनको आपको याद रखना है। इन नृत्य को आपको फेमस है याद रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे क्या है। राज्य सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव केवल डैश में पेश किया जा सकता है। बताइएगा इसका आंसर। आप लोगों के सामने ऑप्शन है, राज्य विधानसभा में, राज्य विधान परिषद में, उच्च न्यायालय में, या सर्वोच्च न्यायालय में। तो राज्य सरकार के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ दोस्तों कहाँ लाया जा सकता है? राज्य विधानसभा में। कहा? राज्य विधान सभा में। विधान सभा में। कभी भी राज्य सरकार के खिलाफ विधान परिषद में नहीं लाया जा सकता है, ठीक है, उच्च न्यायालय में नहीं लाया जा सकता, और सर्वोच्च न्यायालय में नहीं लाया जा सकता है, ठीक है। अब बात हम लोग कर लेंगे थोड़ा सा दोस्तों विधान परिषद के बारे में, ठीक है। विधान परिषद कितने राज्यों में है, यह प्रश्न पूछा जाता है। कितने राज्यों में है? तो 6 राज्य याद रखिएगा। कितना? 6 राज्यों में विधान परिषद है, ठीक है, जिसमें कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, सॉरी, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, साथियों पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। तो ये आपके 6 राज्य देखेंगे जहां विधान परिषद है। और इसके लिए एक कंडीशन और होती है कि किसी भी राज्य में कम से कम 40 से कम सीटों की संख्या नहीं होनी चाहिए विधान परिषद में, ठीक है। तो ये सभी बात राज्य विधान परिषद के बारे में आपको याद रखनी है। उच्च न्यायालय भारत के किस अनुच्छेद में दिया गया है साथियों? तो ये दिया गया आपका हाई कोर्ट 214 में, ठीक है। 214 में कहा गया है कि हर राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। और भारत में अभी कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं। यह भी पॉइंट आपको याद रखना है कि 25 उच्च न्यायालय इस समय है भारत में। और 25वां जो था दोस्तों आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय है, जो अमरावती में बना है, ठीक। अलग जब 2 जून 2014 को दोस्तों तेलंगाना अलग हुआ था, ठीक है, आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को कौन अलग हुआ था? तेलंगाना। तो तेलंगाना की राजधानी दोस्तों हैदराबाद बन गई थी, ठीक है, हैदराबाद। और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, अमरावती। और इसी यही अमरावती में ही हाई कोर्ट 25वां हाई कोर्ट बना है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश याद रखिएगा 25वां कहाँ बना है? सर्वोच्च न्यायालय किसमें दिया गया? तो सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद दोस्तों 124 में दिया गया है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग एंटी फ्रीजिंग के लिए किया जाता है? एंटी फ्रीजिंग के लिए किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एथिलीन ग्लाइकॉल। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकॉल। तो दोस्तों एथिलीन ग्लाइकॉल एक विषैली, गंधहीन और स्वाद में मीठी इसका रहता है, ठीक है। तो एथिलीन ग्लाइकॉल के बारे में आपको बता दिया। एथेनॉल इस समय बहुत चर्चा में साथियों, इसको भी याद रखना आपको। एथेनॉल से गाड़ियां चलाने की बात हो रही है। 100% एथेनॉल से संबंधित गाड़ी को किसने लॉन्च किया दोस्तों? अभी हाल ही में एक कार लॉन्च किए हैं नितिन गडकरी ने। तो किससे चलेगी? पूर्णतः एथेनॉल से, यानी 100% एथेनॉल से। ये भी याद रखिएगा, अगर आपसे करंट अफेयर में पूछ भी लेगा कि एथेनॉल से चलने वाली कार का हाल ही में किसने अनावरण किया है या लॉन्च किया है, तो आपको बताना होगा नितिन गडकरी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त होने वाला पहला भारतीय कौन था? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन में है नागेंद्र सिंह, दलबीर भंडारी, शरद अरविंद बोबड़े, बैरोनेस हिंगिस। तो सही आंसर आपका दोस्तों नागेंद्र सिंह हो जाएगा, ठीक है। नागेंद्र सिंह सबसे पहले थे। उसके बाद दलबीर भंडारी को दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया। भारत अपनी तरफ से अपने उम्मीदवार के रूप में किसे नियुक्त किया है? दलबीर भंडारी को। और दलबीर भंडारी का यह साथियों दूसरा कार्यकाल है। इनको 2018 में नियुक्त किया गया था, और कब तक के लिए? 2027 तक के लिए। तो ये भी आपको याद रखना है दलबीर भंडारी को, और इनका यह दूसरा कार्यकाल भी है, ठीक। अब 9 वर्षों के लिए इनकी नियुक्ति हुई है, ठीक है। कितने वर्षों के लिए? 9 वर्षों के लिए। तो यह सब पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करेंगे दोस्तों, तो हेग नीदरलैंड में, ठीक है। नीदरलैंड में है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख निम्न से किस अनुच्छेद में किया गया है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख निम्नलिखित से किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 338, ठीक है। अनुच्छेद 338 से अलग करके एक नया अनुच्छेद बनाया गया था, क्या? 338A, ठीक। 338A कौन से संविधान संशोधन बनाया गया था? तो दोस्तों इस आयोग को बनाने के लिए 89वां संविधान संशोधन किया गया था, ठीक है। 89वां संविधान संशोधन किया गया था। संशोधन 2003 में किया गया था, और इस आयोग का गठन दोस्तों 2004 में किया गया, ठीक है। तो 2004 में आयोग का गठन किया गया, आयोग का गठन किया गया। और इसकी मुख्य बात यह जानिए कि एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य इसमें होते हैं। कौन कौन होता है इसमें दोस्तों? कौन कौन होता है इसमें? अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष, और 3 अन्य सदस्य होते हैं। 3 अन्य सदस्य होते हैं, अन्य सदस्य। अन्य सदस्यों की संख्या 3, इनकी भी 1, इनकी भी 1, ये भी याद रखना है। इनका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो एक बार नियुक्ति होने के बाद ये 3 वर्षों तक इनका कार्यकाल होता है। 3 वर्षों के लिए इनकी नियुक्ति होती है। तो लिख लीजिए 3 वर्षों के लिए नियुक्ति होती है। नियुक्तिकर्ता कौन है? तो राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। सही आंसर आपका क्या हो गया? 338A, ठीक है। 338A में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख 338A में साथियों किया गया है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोग की बात समझ में आ रही होगी, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्लास को शेयर करते रहेंगे। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा इसमें दोस्तों आपको
ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने का हमारा टारगेट है और बेहतरीन क्वेश्चन आपके साथ लेके आया हूं। इसमें कुछ पुराने आए हुए क्वेश्चन भी हैं और कुछ नए क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से लाए गए हैं। जो जोनंदा बीन्स डैश किस स्थानीय पौनों के लिए उपयोग किया जाने वाला क्षेत्रीय शब्द है? ठीक है, जोनाडा बीन्स। अर्जेंटीना, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आपको सही आंसर जो होगा अर्जेंटीना होगा दोस्तों। कौन सा? अर्जेंटीना। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर अर्जेंटीना होगा। कनाडा में दोस्तों चिनूक, जो यहाँ स्थानीय हवा नाम चलते हैं उसका क्या नाम है? चिनूक। और ये कनाडा में ही नहीं, कनाडा और यूएसए दोनों में चलती है, जिसका नाम है चिनूक। यह गर्म और शुष्क हवा है। जोनंडा भी याद रखिएगा, यह भी क्या है? ये भी गर्म और शुष्क हवा है दोस्तों। ठीक है, गर्म और शुष्क हवा है। और इसी तरह से बहुत ही फेमस है ऑस्ट्रेलिया में विली विली। ठीक है, क्या? विली विली। ये भी आपको याद रखना है, बिली बिली अभी गर्म और शुष्क हवा है जो ऑस्ट्रेलिया के में चलती है। वोट एंड अकाउंट लेखा अनुवाद को संदर्भित करता है। वोट एंड अकाउंट यानी लेखा अनुवाद को दोस्तों संदर्भित करता है। अप्रत्याशित परिस्थितियों में अग्रिम अनुदान। बी में दिया है विशेष प्रयोजन के लिए अग्रिम में अनुदान और वित्तीय वर्ष की वर्तमान सेवा का कोई हिस्सा नहीं बनता। विनियोग अधिनियम के अधिनियमित तक व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिम अनुदान, कुछ नई सेवा पर अग्रिम में अनुदान। तो इसका सही आंसर जो होगा साथियों वह हो जाएगा आपका विनियोग विधेयक, विनियोग अधिनियम के अधिनियमित तक व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिम अनुदान। एक्चुअली होता है क्या साथियों, नई सरकार बनती है उसके बाद जब तक विनियोग विधेयक पारित नहीं हो जाता है तब तक के लिए क्या जारी किया जाता है? वोट ऑन अकाउंट यानी लेखा अनुवाद, यानी काम करने के लिए तब तक के लिए सरकार को पैसे चाहिए ही, तो उसके पहले एक अग्रिम अनुदान की व्यवस्था की गई है जिसे हम वोट एंड अकाउंट के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर अपराध नहीं है? चलिए आप लोग फटाफट आंसर देते रहिए। ठीक है, और ये सीरीज आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है साथियों, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले है, एक बार आप जरूर देखिएगा। ठीक, फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, ऑनलाइन चैटिंग। तो याद रखिएगा साइबर अपराध नहीं है, वो है ऑनलाइन चैटिंग। बाकी यह तीनों फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, यह तीनों साइबर अपराध के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रस्तावना में मौजूद नया शब्द किससे प्रेरित है? रूसी क्रांति से, अमेरिकी क्रांति से, फ्रांसीसी क्रांति या जर्मन क्रांति से? तो उससे पहले आप यह जान लीजिए कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। ठीक है, 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था। पहला इसमें आपका है सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय। दूसरा आपको है आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय। तीसरा है आपका राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय। तो यहाँ आपको 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई। साथ ही यह बात आपको ध्यान रखिए। तो ये किस क्रांति से प्रेरित है? तो यह रूसी क्रांति से प्रेरित है। शुक्रताल निम्नलिखित से उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बलिया में, रामपुर में, मुजफ्फरनगर, मेरठ में या रामपुर में? तो बताइएगा इसका आंसर। आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोगों को देना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मुजफ्फरनगर में। ठीक है, बलिया में जो एक प्रसिद्ध झील है वो है क्या? सुरहताल, सुरहताल। ठीक है, और रामपुर में दोस्तों एक गौरी झील है, उसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, कौन सी? गौरी झील।
यह प्रश्न पीसीएस में भी पूछे गए हैं कि सुरहताल झील किस जिले में है। ठीक है, सुरहताल कहाँ है? बलिया में है, यह भी आपको ध्यान रखना है। मुजफ्फरनगर में क्या है साथियों? तो शुक्रताल। राम बारात उत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? राम बारात एक विशेष प्रकार का उत्सव दोस्तों मनाया जाता है। ये कहाँ? वाराणसी में, लखनऊ में, कन्नौज में या आगरा में। इसका सही आंसर हो जाएगा आगरा में। इसी तरह सांस्कृतिक और धार्मिक आधार पे दोस्तों, सांस्कृतिक और धार्मिक आधार पे वाराणसी में वाराणसी उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, क्या? वाराणसी उत्सव मनाया जाता है। ठीक, और इसी तरह एक लखनऊ में भी उत्सव आयोजित किया जाता है और कन्नौज में। तो महत्वपूर्ण क्या है आपके लिए? राम बारात उत्सव, इस कहाँ मनाया जाता है? आगरा में। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बीटा कोशिकाएं से संबंधित है। बीटा कोशिकाएं से संबंधित है साथियों किससे? आपको बताना, अग्नाशय से, उदर से, बड़ी आंत से या यकृत से। इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बीटा कोशिकाएं अग्नाशय से, उदर से, बड़ी आंत या यकृत से। तो इसमें दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा अग्नाशय से। ठीक है, अग्नाशय में दोस्तों अग्नाशय की जो लैंगरहैंस दीपिका होती है, ठीक है, लैंगरहैंस होती है, उसमें उपस्थित होते हैं अल्फा, बीटा और गामा किरणें। कौन कौन सी किरणें होती है दोस्तों? अल्फा, बीटा और गामा किरणें। अल्फा, बीटा और गामा कोशिकाएं। ठीक है, उसी तरह जो अल्फा, बीटा, गामा किरणें दोस्तों, उसी तरह इसका भी नामकरण किया गया अल्फा, बीटा कोशिकाएं। ये क्या करती हैं साथियों? इनका कार्य यह है कि यह रक्त में हार्मोन्स को स्रावित करती हैं। ठीक, तो रक्त में हार्मोन्स को जो स्रावित करती हैं वो यही किरणें हैं, यही कोशिकाएं हैं। कौन कौन सी? अल्फा, बीटा और गामा। चलिए, निम्न में से कौन सा नेता संबद्ध कौमुदी समाचार पत्र का वास्तविक प्रकाशक था? संबद्ध कौमुदी या कहीं कहीं इसका नाम संवाद कौमुदी भी देखने को आपको मिलेगा, तो किसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। संवाद कौमुदी मेरे प्यारे साथियों, इसका नाम आपको क्या मिलेगा? कहीं कहीं संवाद कौमुदी मिलेगा। राजा राम मोहन दोस्तों इसके वास्तविक प्रकाशक थे। कौन? राजा राम मोहन इसके वास्तविक प्रकाशक थे। राजा राम मोहन को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो राजा राम मोहन को दोस्तों राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। ठीक है, और 1828 में राजा राम मोहन राय ने दोस्तों 1828 में ब्रह्म समाज की भी स्थापना किए थे। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों राजा राम मोहन राय ने। और दयानंद सरस्वती के बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। दयानंद सरस्वती में दोस्तों नारा दिया था क्या? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। साथ साथ इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था। आर्य समाज की स्थापना कब किया था इन्होंने साथियों? तो 1975 में। ठीक है, 1875 में। यह भी बात आपको याद रखना है, 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना कहाँ किया था? मुंबई में किया था, मुंबई में। यह भी बात, ये सब बातें आपको पॉइंट को ध्यान रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने दोस्तों स्वराज की मांग की थी। सबसे पहले स्वराज
की मांग किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। फिर उसके बाद इस बात को कौन अमल किया? बाल गंगाधर तिलक ने अमल किया। उसके बाद साथियों जब आप देखेंगे लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू ने किया, ठीक है, जब उस समय उसकी अध्यक्षता भी कर रहे थे लाहौर अधिवेशन की 1929 में, ठीक। तो यह भी पॉइंट आपको याद रखना होगा। दर्पण के माध्यम से वाहन के प्रत्येक ओर कौन से क्षेत्र दिखाई नहीं देते? तो जो दोस्तों उसका क्या, कौन सा क्षेत्र नहीं दिखाई देता है? खतरे का क्षेत्र, ब्लाइंड स्पॉट, फ्रंट स्पॉट, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपको दिखाई देगा ब्लाइंड स्पॉट। अब ब्लाइंड स्पॉट होता क्या है? जो कार होती है दोस्तों, कार का जो साइड मिरर लगा होता है, ठीक है, साइड मिरर की जो बाद की एरिया होती है जो कार की होती है, कार के जैसे मान लीजिए आगे का चक्का आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, कार का आपको जस्ट अपने ही कार का पीछे का पॉइंट नहीं दिख रहा होता है, ठीक है, तो यहाँ से आपको टर्न करने में दिक्कत होती है, तो उसी को कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, इसी को ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। और आप लोगों के सामने एक मैं प्रश्न पूछूंगा कि जो साइड मिरर लगाते हैं गाड़ियों में, ठीक है, जिसमें पीछे की तस्वीर आप देखते हैं, वो मिरर कौन सा मिरर होता है? उत्तल लेंस होता है, उत्तल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, ठीक है। तो इन दो ऑप्शन में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण लगा होता है या अवतल। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? हालांकि इस मिशन की शुरुआत दोस्तों 2021 में की गई थी। कब? 2021 में शुरू की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए, इसलिए मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ठीक है। इसको किसने शुरू किया था? तो सीएम योगी जी ने किया था, सीएम योगी आदित्यनाथ, ठीक, योगी आदित्यनाथ कि इसका नाम है किसान कल्याण मिशन। क्या? किसान कल्याण मिशन, किसान कल्याण मिशन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ठीक है, डुटर्टे डे मेनेजेस, लोपो सुआरेज डी अल्बेरिया, या अल्फांसो डी अल्बुबर्ग। तो पुर्तगालियों ने दोस्तों सबसे पहले आप जानते हैं भारत में आए और सबसे पहले द्वीप को जीता था। तो इसने सबसे पहले द्वीप को जीता था कब? 1509 में साथियों। कब? 1509 में इसने द्वीप को जीता था। और द्वीप यानी गोवा वाले एरिया को सबसे ज्यादा बाद में, सॉरी, गोवा को सबसे बाद में कौन छोड़ के गया था साथियों? तो पुर्तगालियों ही सबसे बाद में इसको छोड़े थे। भारत ने छोड़े क्या थे? भारत ने अपना विजय अभियान चलाया था, ऑपरेशन विजय 1961 में चलाया था, ठीक। 1961 में भारत ने विजय अभियान चलाया था, विजय ऑपरेशन, विजय ऑपरेशन याद रखिएगा। पूछता है कि कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था गोवा को मुक्ति दिलाने के लिए? तो दोस्तों गोवा मुक्ति दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 18 दिसंबर 1961 में ऑपरेशन विजय चला के मुक्ति करा दिया गया था गोवा को। किससे? इन लोगों से, पुर्तगालियों से। तो पहला गवर्नर जो था ये नियुक्त किया गया था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। भारत में किस राज्य में रामसर स्थल अधिक है? रामसर स्थल की शुरुआत दोस्तों कहां से होती है? रामसर कन्वेंशन 1971 से। कब? रामसर शहर कहाँ है? रामसर शहर दोस्तों ईरान का एक शहर है, ठीक है। तो 1971 में वेटलैंड से संबंधित यह कन्वेंशन हुआ था। तो तभी से रामसर 1971 से शुरुआत हुई थी इसकी। और इस समय देखेंगे कि सबसे ज्यादा अगर कोई भारत का स्थल है तो वो है कहाँ का? तमिलनाडु। तमिलनाडु के इसमें कुल 14 स्थल हैं। और उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आएगा वो उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने हैं? 10 स्थल शामिल कर लिए गए हैं रामसर में। तो इस बात को आपको ध्यान रखनी है कि कितने हैं। और टोटल अगर बात करें भारत में टोटल कितने स्थल हैं, तो टोटल हैं आपके 75, टोटल 75 ऐसी स्थल हैं जो रामसर साइट में शामिल कर लिए गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अरीबाबाद क्या है? पेंगुइन द्वारा आबादी का गठन
या डॉल्फिन द्वारा आबादी का गठन, लाल पांडा द्वारा एक पर्यावास बनाना, ओलिव रिडले का बड़ी संख्या में आश्रय। तो दोस्तों यह ओलिव रिडले का एक बड़ी संख्या में आश्रय है। यह ऐसा आश्रय है जहां ओलिव रिडले कछुए आके क्या करते हैं, अंडे देते हैं। तो एक ऐसा आश्रय है, यहाँ ये कछुए इकट्ठा होकर हजारों की संख्या में अंडे देते हैं। ठीक है, ये समुद्र के तट पे किसी एक स्थान पे ऐसा आश्रय स्थल जहाँ समुद्र के तट पे आके ये अंडे देते, उसी को कहा जाता है क्या, अरीबादा। ठीक है, तो अरीबादा कहा जाता है आपको किसको, ओलिव रिडले का बड़ी संख्या में आश्रय। तो इसको आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरटीआई पर कानून लाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन दोस्तों पर कानून लाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात या उत्तराखंड। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु ने साथियों सबसे पहले आरटीआई पर कानून लाया था। और ये कानून दोस्तों जब 2005 में आरटीआई लागू हुई है, 2005 में आरटीआई लाई गई है, उसके पहले से इसने कानून ला दिया था। ठीक, तो 1997 में ही तमिलनाडु ने कानून लाया था। हालांकि उसको 2006 में फिर से संशोधित किया था। यह भी याद रखना है कि 2006 में इसको संशोधित किया था तमिलनाडु ने। और भारत में आरटीआई पहली बार कब लाई गई थी पूरे भारत में? तो 2005 में। ठीक है, 2005 में आरटीआई लाई गई थी, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। डस्टलिक सेकेंड के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग अब डस्टलिक सेकेंड की बात नहीं, डस्टलिक फोर्थ की बात करेंगे। ठीक है, हालांकि ये आपका जो हुआ था रानीखेत उत्तराखंड में हुआ था। डस्टलिक सेकेंड जो हुआ था रानीखेत उत्तराखंड में हुआ था, उत्तराखंड में। ठीक है, और डस्टलिक जो थर्ड हुआ था साथियों, वो हुआ था आपका कहाँ? डस्टलिक थर्ड हुआ था उज्बेकिस्तान में। और डस्टलिक फोर का आयोजन जो हुआ था, डस्टलिक फोर का आयोजन साथियों जो हुआ था, वो फिर से भारत के पिथौरागढ़ में हुआ था। भारत के पिथौरागढ़ में हुआ था कब? 2023 में। तो ये आपको याद रखना है कि 2023 में डस्टलिक का चौथा आयोजन कहाँ हुआ था, चौथा संस्करण? तो ये हुआ था 2023 में आपका उत्तराखंड में। अब ये हुआ था 2022 में। ठीक है, किसके बीच मिलिट्री युद्धाभ्यास होता है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। किसके बीच साथियों? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच यह होता है। आपको इसको याद रखना। इसका पहला संस्करण कब हुआ था? पहला संस्करण 2019 में। ठीक है, पहला संस्करण 2019 में हुआ था। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में डिप्टी एनएस के रूप में किसे नियुक्त? हालांकि ये पुराना क्वेश्चन एक आ गया है, तो इसको हम लोग स्किप कर देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष डैश डैश को मनाया जाता है। 7 मार्च को, 9 मार्च को, 10 मार्च को या 8 मार्च को? दोस्तों प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। महिला दिवस मनाया जाता है। और आप लोगों को बताना है कि 10 मार्च को एक कौन सा इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। 10 मार्च को कौन सा डे मनाया जाता है, तो इसको भी आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गांधी जी के असहयोग आंदोलन ने तुर्की में निम्नलिखित में से किस आंदोलन की बहाली और अस्पृश्यता के अंत का आह्वान किया था? खिलाफत आंदोलन, खेड़ा आंदोलन,
सविनय अवज्ञा आंदोलन या सत्याग्रह आंदोलन। तो यहाँ जो दोस्तों बात होगी खिलाफत आंदोलन की, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। गांधी के असहयोग आंदोलन ने तुर्की में निम्नलिखित में से किस आंदोलन की बहाली और अस्पृश्यता के अंत का आह्वान किया था? यह आंदोलन मुख्यतः कहाँ चल रहा था? खिलाफत आंदोलन दोस्तों, तो ये इसका तुर्की में, ठीक है। और ये खिलाफत आंदोलन की देखेंगे आप शुरुआत करने वाले जो थे तो कौन थे? शौकत बंधु थे, अली, ठीक है, अली बंधुओं ने, ठीक है, किया था। और उसके बाद इसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद भी थे, ठीक है। तो शौकत, अली बंधु और मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके मुख्य लोग थे खिलाफत आंदोलन के, ठीक। उसके बाद खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? तो दोस्तों खेड़ा आंदोलन की शुरुआत 1918 में हुआ था, ठीक है। 1918 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी, यह भी बात आपको याद रखनी है। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत गांधी जी ने कहां से किया था? दांडी मार्च से नमक कानून को तोड़ते हुए, ठीक है। तो खेड़ा आंदोलन को भी याद रखिएगा आपको। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 और खिलाफत आंदोलन, ठीक है। तो 1919 की शुरुआत इसकी भी हुई थी खिलाफत आंदोलन की, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और यह आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने भारत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इंग्लैंड में आईसीएस की नौकरी छोड़ दी? 1921, 1920, 1922 और 1923। यह प्रश्न ध्यान से देखिएगा, क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने भारत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इंग्लैंड में आईसीएस की नौकरी छोड़ दी थी? पहली बार में दोस्तों आईसीएस की परीक्षा इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने कहा पास किया था? इंग्लैंड में। और 1921 में इन्होंने इस नौकरी को छोड़ दिया था, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस के बारे में मैं आपको बता दूं, इन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 1938 में कांग्रेस अधिवेशन, ठीक है दोस्तों, कांग्रेस अधिवेशन में ये अध्यक्षता जीते थे, ठीक, अध्यक्ष बने थे कहा? 1938 में। उसके बाद त्रिपुरी संकट की बात करेंगे, ये हरिपुरा में हुआ था, ये भी याद रखिए, हरिपुरा गुजरात में। 1939 में वापस से इन्होंने चुनाव लड़ा, और इनके विपक्ष में कौन थे? इनके विपक्ष में साथियों पट्टाभी सीतारामैया थे, पट्टाभी सीतारामैया थे, ठीक है। पट्टाभी सीतारामैया को कौन उतारा था? तो गांधी जी ने स्वयं इनका सपोर्ट किया था दोस्तों, और गांधी जी ने एक्सेप्ट भी किया कि पट्टाभी सीतारामैया की हार हमारी हार है, जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष चुन लिए गए। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने कुछ कारणवश दोस्तों इसको पद से इस्तीफा भी दे दिए थे, ठीक है। उसके बाद इस्तीफा देने के बाद प्रश्न पूछता है कि कौन इसकी अध्यक्षता किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ये याद रखिएगा इस पॉइंट को। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। तो आज के प्रश्न में दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। और कई बार आपसे पूछता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन किया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने ही फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना किए थे। और यह प्रश्न कई बार पूछता है INN इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों उसमें ऑप्शन कई बार दिया रहता है कि कैप्टन मोहन सिंह, उसके बाद दिया रहता है सुभाष चंद्र बोस, उसके बाद दिया रहता है मनप्रीत सिंह ऐसे, या प्रीतम सिंह। तो दोस्तों रास बिहारी बोस भी उसमें देखने को मिलता है। तो कई बार आंसर जो है सुभाष चंद्र बोस को मान लिया है आयोग ने, ठीक है। लेकिन इसके उपज देखेंगे तो प्रीतम सिंह और एक जापानी अंग्रेज गवर्नर जनरल रहते हैं, उनके
मन की से उत्पत्ति इसकी होती है, ठीक है। तो दोस्तों उत्पत्ति किससे होती है इसकी? प्रीतम सिंह और जापानी जनरल के दिमाग की ये उत्पत्ति होती है। उसके बाद रास बिहारी बोस और आपके कैप्टन मोहन सिंह भी इसके कमान संभालते हैं INA की, ठीक है। बाद में 1943 में दोस्तों इसकी कमान पूर्णतः नवीनीकरण कहिए कि पूरी तरह से कौन संभालता है? सुभाष चंद्र बोस। तो कई बार प्रश्न पूछ लेता है और इसका आंसर कई बार मान भी लिया गया है, तो ये एक विवादित प्रश्न रहता है, आयोग इसमें क्या अपना आंसर देता है, ठीक। तो इसी के साथ आज की क्लास को साथियों यहीं समाप्त करेंगे। फिर कल मुलाकात होगी आपसे 7:30 बजे और एक बेहतरीन क्लास के साथ। हम कल से क्वेश्चन के दायरा और बढ़ा देंगे। आज 25 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा, कल से 40 से 45 क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा क्विक रिवीजन आपको मिसलेनियस क्वेश्चनों का हम करा देंगे। तो सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए साथियों, पढ़ते रहिए, ठीक है। पेट में अच्छा स्कोर करिए, 90 पार लेके आइए, ठीक। चलिए।